मैं हूं आप आगे और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में जिस तरह से खेल खेला गया पूरे महाराष्ट्र में हमने देखा है, और वही दिन था कि 2022 से जो खेल शुरू हुआ था राजनीति का, वो आज तक चलता चला आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से उन्होंने जिस तरह से पार्टियों में तोड़फोड़ की, और वही तोड़फोड़ आज भी हो रही है, आपने देखा। क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र के खास करके मुंबई में मेयर बैठाना है, और मुंबई का अगर मेयर बन जाता है तो पूरी मुंबई मुट्ठी में आ जाती है। और एक फैक्टर ये भी है कि बीजेपी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का कोई भी अस्तित्व रहे, कोई भी गेम रहे, इसलिए वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उद्धव साहब समझ गए हैं कि अगर हम अकेले लड़े तो शायद महाराष्ट्र के इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये हो रही है कि उनके भाई राज ठाकरे उनके साथ आ जाएं। लेकिन राज ठाकरे के भी आने नहीं आने की भी बातें चल रही है। कहीं पर वो उद्धव से मिलने की बात करते हैं और कहीं पे देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करते हैं। तो खेल बड़ा अजीब है, लेकिन उसके अंदर और तीन पार्टियां जो है वो अपना अस्तित्व ढूंढना चाहती है कि वो किस मुकाम पर खड़ी है, कहां पर उनका स्थान है। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें और शिंदे साहब की बात कर लें, तो इस चुनाव में ये तीनों की भी आन बान शान लग जाएगी। तो इसी पर हम आज बात करेंगे कि विधानसभा के बाद जो है पार्षद का नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ, देरी हुई तो किस वजह से हुई। इसी पर हमसे बात करने के लिए मनसे के ट्रांसपोर्ट यूनियन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी आरिफ शेख जी हमारे साथ हैं, और इसी पर बात करेंगे बीजेपी के मनी बालन जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो दीपक खंडारे जी हमारे साथ है। आज इनसे जानेंगे हम कि किस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव होगा और क्या क्या खेल और क्या क्या दुश्वारी आने वाली है। सबसे पहले मेरा सवाल मनी बालन जी आपसे है कि जिस तरह से इलेक्शन शुरुआत हुई थी, ऐसे में क्या बीजेपी को डर लगने लगा है क्या कि सेना उनके साथ नहीं है तो वो चुनाव हार सकते हैं, या यहाँ पर मराठी भाषी का जो खेल खेला जा रहा है वो क्या भारी पड़ने वाला है हिंदुत्व पर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव के लिए कभी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये सतत 12 महीने हमको सेवा कार्य करना है, लोगों का सेवा करनी है। और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का वाक्य में प्रधान सेवक हो, और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये लोगों की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए चुनाव ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। खंडारी जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं किया गया? 2017 में आखिरी चुनाव हुआ, उसके बाद पूरे 8 साल बीत गए हैं और 3 साल हो चुके हैं, अभी तक नगर सेवकों का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वजह क्या थी, क्यों इस चुनाव को रोका गया? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं हमारे भारत देश के शुभांशु शुक्ला को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनका बहुत सारा हार्दिक स्वागत करूँगा। वो आज अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे थोड़े वक्त में। जी, ऐसा है, मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है 59,954 रुपया, 54 करोड़ रुपया, 59,954 करोड़ रुपया। ये बजट कोई खोना नहीं चाहता। सत्ता में बैठी हुई बीजेपी जो पार्टी है उनको पैसे का मुंह है, वो विकास नहीं चाहती। आज धारावी में देखो, बंबई में देखो, महानगर पालिका पिछले 3 साल से एक भी नगर सेवक नहीं। ये रास्ते की हालत इतनी बेकार है कि पूछो मत। गलियों में खड्डे हैं, गटारों की व्यवस्था ऐसे पिछले 8 साल से 6 साल से गटार बनी नहीं है। धारावी की तो ये व्यवस्था है कि पानी तो बहता ही नहीं है। पानी रोज हम अकेले जाके कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो धारावी में काम कर रहे हैं। उनको फंड चाहिए था विधानसभा से, जो अभी बीच में लाड़की बहन के लिए जो फंड लेके गए, वो शायद, मेरे पास में ठोस ऐसा पुरावा नहीं, मैं कल से मुझको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे शायद लगता है कि ये जो महानगर पालिका का जो फंड है 6,000 करोड़ रुपए का, वो शायद 60,000 करोड़ रुपए का वो वही इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी कहेगी कि आपके पास कोई स्थान नहीं, कुछ है नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो तो सेवा भाव के लिए खड़े हैं। फिर मेरा अगला सवाल हरि भाई आपसे है, मनसे के पास कुछ नहीं है, ना एमएलए है, ना एमपी है और ना ही पार्षद है। किस बिना पर आप लड़ेंगे, क्या कैसे लड़ेंगे? क्योंकि हमेशा आपको कोई ना कोई सहारा मिल रहा है आपके पीछे, तो किस सहारे के साथ आप लड़ेंगे? क्या उद्धव साहब के साथ लड़ेंगे या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ लड़ेंगे? ऐसा है, हमारी पार्टी
2006 से राज साहब ने पार्टी की स्थापना की और स्थापना करने के बाद 2006 से लेके आज तक हमने हमारे अकेले दम पे लड़ा है। और ठीक है, 2009 में हमें अच्छे 13 एमएलए मिले, फिर 2012 में हमारे 28 नगर सेवक मिले, मुंबई के नासिक में हमारा महापौर बैठा, पूना, पिंपरी चिंचवड़, यानी हर जगह हमारे नगर सेवक आए। और ठीक है, जनता है, जनता ने हमारे को अच्छा वोट भी दिया, हमारे नगर सेवक एमएलए चुन के भी आए। मगर ठीक है, जनता है, जैसा कि आपने ही देखा कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, यानी आज 11 सालों से उनके पूरे सरकार रहती थी केंद्र में, मगर कैसा है कि एक लाट थी, मोदी जी की लाट थी, मोदी जी की लाट की वजह से पूरी की पूरी वो जो है वो 40 पे आ गया, उनका विरोधी पक्ष भी नेता नहीं रहा। तो उसी तरह से कैसा है कि ये वक्त के हिसाब से बदलते रहता है। मगर आने वाले दिनों में आज हमने कोरोना काल में, चाहे वो हॉस्पिटल का बिल होने तो, चाहे इलेक्ट्रिक का बिल होने तो, लाइट बिल होने तो, और हर चीज के ऊपर यानी महाराष्ट्र वुमन सेना आंदोलन लिया है। आज जो है ये मराठी भाषा का भी इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो जो चल रहा है, क्योंकि हर स्टेट की एक लैंग्वेज है और महाराष्ट्र की लैंग्वेज है वो मराठी। और इसी के लिए राज साहब ने आज यानी कोई भी, चाहे वो केरला रहने तो, चाहे वो कर्नाटक रहने तो, सबको वहाँ पे अपने अपनी स्थानिक भाषा है और वो उसका अधिकार है। जबकि यहाँ पे आज हिंदी भाषा के, महाराष्ट्र पे हिंदी भाषा एक थोपा जा रहा है, तो उसके लिए आज राज साहब ने 6 जुलाई को सभी, ऐसा हम यानी ऐसा नहीं है कि मनसे की तरफ से, मराठी भाषा के जो है सपोर्ट में सब लोग ने एक, ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड है, आप कार्ड खेल रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, इसी तरह मनसे मराठी भाषा पे खेल रही है। नहीं देखो, मराठी ये है ना, सबको अपना अपना स्टेट से प्यार है, बिल्कुल समझे कि नहीं। मनी बालन जी है, भले आज महाराष्ट्र में है राजकारण, पर एक स्टेट से वो भी बिलोंग करते हैं, सबको अपने अपने एक स्टेट से प्यार है। और आप जाओ कर्नाटक में जाओ, चाहे वो केरला में जाओ, या तो वो उनकी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा या तो अदरवाइज वहां पे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी है, जो है वो पहले से हिंदी शक्ति, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेट में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही राज साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी किसी ने मना नहीं किया, महाराष्ट्र में मराठी चलती है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर हर भाषा के लोग आते, तो यहाँ दिक्कतें थोड़ा होती है, इसलिए हिंदी की बातें कर रहे हैं। और हम भी नहीं कहते कि पहली से भाषा हिंदी हो। हाँ, बस देखो, आप ही ने कहा कि पहले से भाषा हिंदी हो, तो इसी तरह से कोई भी, देखो ये बच्चे हैं, बच्चे एक पहली से बच्चा वो 3 लैंग्वेज कहाँ से पढ़ेगा? इसी के लिए महाराष्ट्र की जो पहली लैंग्वेज है वो मराठी है, मराठी के ऊपर से शुरू करो। हिंदी आगे चल के उसमें भी, यानी आज तक मैं भी खुद पढ़ा हूँ कॉलेज में, आज तक इससे पहले भी एक हिंदी ऑप्शन में रहता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता था। तो उसी तरीके से जो जैसा पहला चल रहा था वैसा चलने दो। और हम लोग मराठी पे कोई राजकारण नहीं कर रहे हैं। हमारे पास स्कूल के जो भी है पेरेंट्स, वो सब लोग हमारे राज साहब के पास आके मिला और उसी के बिहाफ में हम लोग आज मराठी का मुद्दा ये लेके हम लोग चल रहे हैं। और 6 जुलाई को उसका एक बहा, सब यानी कोई भी पार्टी का लेवल नहीं, सभी पार्टियों का हम लोग ने आमंत्रण किया है। और राज साहब वहां पे जमा होके हम लोग गिरगांव चौपाटी पे, और वहां से जो भी है आगे की रणनीति तय करें। तो नगर निगम चुनाव में ये कार्ड खेला जाएगा? देखो, ये कार्ड नहीं है, फिर आप बोल रहे हो हम लोग ये कार्ड के लिए नहीं। आज तक हम लोग ना किसी जाति पाति, हम लोग किसी के लिए भी हम लोग ने ये लड़ाई नहीं लड़े। हम लोग लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पानी के बारे में हो, चाहे वो लाइट बिल के बारे में हो, चाहे आज टोल नाका। देखो, आज टोल नाका आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टोल नाका आज इतने सालों से मुंबई में, महाराष्ट्र, सब में पहले तो मैं मुंबई की बात करूंगा कि आज हम लोग यानी डे फर्स्ट से वो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई वहां पे यानी मुंबई एंट्री पॉइंट हो, क्योंकि मुंबई के लिए एक यानी एग्रीमेंट है, टोल का एक एग्रीमेंट है कि महानगर पालिका के 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी टोल नहीं होना चाहिए। प्लस आज तक ये जो है 5000 लोग ने 1100 करोड़ का जो भी है आज मुंबई के 27 ब्रिज का वो लोग काम देखते हैं, कौन? MEP वाले, मुंबई एंट्री पॉइंट वाले। जबकि वो आज हम लोग ने उसका माहितीचा अधिकार भी मांगा, जबकि वो जो है 800-900 करोड़ तो वो लोग ने कमा लिया है आज तक। और 301 करोड़ जो भी है उन्होंने अभी तक वो पता नहीं, क्योंकि शासन की गाड़ी आती है जाती है, उसका भी वो बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने बीच में ही खुद बोला था कि आज तक हम लोग जो है लाइट गाड़ियों का भी हम लोग टोल भरते हैं, अभी वो भरते हैं। आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, फिर भी आपके साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है? नहीं, व्यवहार की बात नहीं है। और किधर तो भी ये जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उससे भ्रष्टाचार चल रहा था, और उसके बाद उनको हम लोग ने पूरी जो डिटेल दी है, कैमरे लगाए, हम लोग कार्यकर्ता हर
मुंबई के टोल नाके पे हम लोग सीसीटीवी से हम लोग सब काउंट कर रहे थे, उनका हम लोग ने 15 दिन का डाटा दिया सरकार के पास। उस टाइम पे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे और इलेक्शन की यानी विधानसभा की इलेक्शन आचार संहिता से पहले एक दिन यानी रात के 12 बजे लाइट छोटी गाड़ियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने और एकनाथ जी शिंदे ने जो है वो टोल माफ कर दिया। दीपक जी, आपसे अगला सवाल है, कांग्रेस को कहाँ आप देखते हैं, क्योंकि अब आपकी लाइन में जो है 3 और महारथी है, बीजेपी अकेली नहीं लड़ेगी आपके साथ, अब आपके सामने जो होंगे वो अजीत दादा पवार भी होंगे और शिंदे जी भी होंगे, बीजेपी भी होगी, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आपके ज्यादातर वोट छटकर जो है वो बीजेपी, एनसीपी और अजीत शिंदे साहब की तरफ भी बढ़े हैं, तो ऐसे में आपका तनहा लड़ना जरूरी होगा, और आप लड़ेंगे तो किस तरह से लड़ेंगे? ऐसे है, अभी तक हमने जो लड़ाई है पिछले 2 विधानसभा में, 2 सभा में, तो महाविकास आघाड़ी के लड़ाई, अभी तक महाविकास आघाड़ी टूटी नहीं। ऐसा कोई भी एक ऑफिशियल रिपोर्ट आया नहीं कि हमने महाविकास आघाड़ी को तोड़ा। अभी तक हम एक साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे नेता बताएंगे कि हमें अकेले लड़ना है या महाविकास आघाड़ी के साथ में लड़ना है। उसके बाद में सोचा जाएगा कि फिर हम अकेले पड़े हैं या साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में हमारा वोटिंग बहुत बढ़ा है। अच्छा, जो अब धारावी की तरफ हम देखते हैं, हाँ, तो लोकसभा में भी हमको बहुत अच्छा वोट मिला है, विधानसभा में भी बहुत अच्छा वोट मिला है। लेकिन विधानसभा में जो पोल हुआ है, हमें पक्का तय था कि अब की बार हमारी कांग्रेस की सरकार विधानसभा में महाविकास की आड़े आ गई। लेकिन जो इलेक्शन वोटिंग काउंटिंग हुई है, उसमें बहुत सारा तर्क वितर्क निकल रहा है कि भाई ये जाली है, रात शाम के 6 बजे के बाद में अचानक इतने परसेंट या वोटिंग कैसे बढ़े। तो ये बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। वही खेल अगर इसमें नगर परिषद में भी हो गया तो क्या कर देंगे? अगर वोटिंग बढ़ती है और बीजेपी को बढ़ जाती है तब आप क्या करेंगे? देखो है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है। उस संविधान के तहत हर आदमी को एक वोट देने का हक है। हम पिछले बहुत दिनों से एक मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे वोटिंग होगी। जब बैलेट पेपर पे वोटिंग हो जाएगी तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खेल खेला नहीं जाएगा। अच्छा, और ये सारा खेल जो खेला गया है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हमारी मशीन है उसमें खेला गया। अगर मैं कहूँ कि नहीं, बीजेपी ने पूरी तरह से मशीन पे काम किया है, ओके, मशीन से जीता है, तो कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं आप, राहुल जी खुद कह रहे हैं कि सारा खेल मशीन का है। मशीन का है, इसके साथ में वोटिंग का भी है। अच्छा, जो वोटर लाए गए यहाँ पे, हाँ, तो आपका आरोप इसी पर है। हाँ, इसी पे है कि मशीन पे जो वोटर लाए गए या वोट डाले गए वो चाली है। अगर महाराष्ट्र में वोटिंग होता है तो अचानक इतने वोटर की लिस्ट 10,000, एक विधानसभा में नियर अबाउट 10,000 वोटर बढ़ जाते। और बड़े हुए वोटर कहाँ से आए और वो उसी दिन कहाँ से वोट डाल के चले गए, ये आज तक पता नहीं चला। राहुल जी पिछले लोकसभा में हमेशा यही कह रहे हैं कि भाई ये जो वोटिंग बढ़ा है, वोटिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि 6 बजे तक अगर कोई आदमी 40-39% वोटिंग होता, एकाएक 65% वोटिंग हो जाता है, तो ये क्या मतलब है? तो इसमें 100% जाली। ओके, बालन जी, आपसे अगला सवाल है कि एक तरफ मराठी अस्मिता की बात हो रही है, दूसरी तरफ आपका हिंदुत्व वाला कार्ड है। अगर इन दोनों कार्ड में, जैसे कि कार्ड की बात करें, तो अगर मनसे और उद्धव साहब एक हो जाते हैं तब आपके लिए मुश्किलें कितनी आने वाली है? क्या आप इस चुनाव को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या और कोई मुद्दा लेकर आप खड़े होंगे? पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र है उनके जवाब दे देता हूँ। ठीक है। राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया तो आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिनों के बाद बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। उसको बचाने के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये खेल जो है मशीन का। आप मेरा भी सुन लीजिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ये प्रयोग कर रहे हैं कि ये मशीन की हार है, ये ना कांग्रेस पार्टी की हार है। दूसरा विषय मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2006 में आपको पता होगा जब आतंकवादी हमला हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, और तभी कांग्रेस ने लोगों को आश्वासन दिया था, मुंबई की जनता को, कि हम यहाँ पे 4,000 सीसी कैमरा पूरे मुंबई भर में लगाएंगे। पर 2006 से लेके 2015 तक वो काम किसी ने नहीं किया। और महाराष्ट्र के नवनिर्मित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे मुंबई में
4,500 सीसी कैमरे 60,000 बजट पर लगा महाराष्ट्र के की बात लिए। नहीं थी, सर महाराष्ट्र की बात नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, थी। नहीं, आप कैमरा लगाते ना, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। पहलगाम में जो हुआ है, सुनिए ना, सुनिए ना, मैं पहलगाम में जो हमले हुए उसका भी आप आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उसके आगे आता हूँ ना, आपको मैं उसको ही क्लियर कर रहा हूँ कि जो देवेंद्र जी ने आज मेट्रो बनाकर, मेट्रो का काम इनके कार्यकाल में सिर्फ 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर हुई थी, वही देवेंद्र जी के कार्यकाल में 350 450 किलोमीटर के काम हुए। कांग्रेस ने किए नहीं, ना। नहीं, उसका काम मैं अभी आपके बीच में मैं बोल नहीं रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम देवेंद्र जी के इसमें हुआ, आज कोस्टल रोड का विकास देखिए, मुंबई के लोगों को आज कोस्टल रोड के जाने से जो सहूलियत मिल रही है, आज मुंबई का डेवलपमेंट उठ गया है। आज अटल सेतु देखिए, मुंबई से पनवेल न्यू बॉम्बे कनेक्ट हो गया है। तो जो विकास देवेंद्र जी के कार्यकाल में हुआ है, ये मुंबई की जनता अच्छी तरह जानती है, और मुंबई की जनता चाहती है कि इस बार मुंबई का महापौर ये भाजपा का बैठे और देवेंद्र जी को और अधिकार मिले, मुंबई का विकास कर सके। दूसरा मुद्दा आपने जो बोला है, आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। आपने जो हिंदू अस्मिता और मराठी अस्मिता का जो वाक्य आपने उल्लेख किया, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मराठी अस्मिता भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हिंदू अस्मिता है। और इसलिए ये जो वर्ड आया है कि जो 3 भाषा में आपको बता दूं कि 22 राज्यों में यही सर्कुलर है, पूरे हिंदुस्तान में। और ये आज का नहीं है, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में सब ये 3 भाषाओं का प्रयोग होता ही है, ये आज का नया नहीं। ये तो आज ये चुनाव को देखकर कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया है, और इसमें कुछ लोगों किसने, आप साफ कहिए ताकि पता चले कि मन से उसमें या उद्धव साहब नहीं, उसमें मैं उद्धव साहब की बड़ी भूमिका है, पर उसमें हमारा मुद्दा ये कि आज भी हमारे महाराष्ट्र के मंत्री, शिक्षण मंत्री बाबा साहेब भुसे साहब राज साहब को मिलने गए थे। राज साहब को मिलकर उनको समझाने का प्रयत्न किया, उनसे और भी कुछ सूचनाएं लेकर कैसे आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अस्मिता का मुद्दा है। और नो डाउट मराठी अस्मिता ये हमारे लिए, सबके लिए स्वाभिमान का गोष्ट है, हम सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। पर इसके लिए कोई अलग पार्टी चुनाव में उसको भूलेगी तो उसको कभी भी बीजेपी और बीजेपी के सरकार के लोग उसको मान्य नहीं करेंगे, महायुति के लोग उसको मान्य नहीं करेंगे। और जितना जल्दी होगा ये विषय को हम मार्ग लगाकर इसको सॉल्व करने का, राज साहब को विश्वास में लेकर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। मणिपाल जी अभी कह रहे थे कि जनता जो है विकास के नाम पर खुश है, तो जनता विकास को तो देख रही है, भले से आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। हर कोई परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान जो है वो आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी जगह, पूरी मुंबई है क्या, मैं कहता पूरे हिंदुस्तान में महंगाई इस तरह से सर चढ़ के बोल रही है कि हर कोई बीजेपी से तंग आ चुका है। और बात दूसरी हम अगर कर ले कि देवेंद्र फडणवीस की, उनको जो जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि इनको जनता ने बनाया है, बल्कि इनको ईसी ने और मशीन ने बताया। अगर हम बात करें मन से की बात करें कि मराठी अस्मिता की, और इन्होंने कहा कि ये भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम भी कहते हैं कि मराठी अस्मिता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये उंगली उठा रहे हैं राज साहब के ऊपर। राज साहब ने साफ साफ ये कहा था, एक भी उसे वोट नहीं मिला, और कई ऐसे पार्टियां थी जिनके परिवार ने भी उसे वोट नहीं दिया है। तो हम आरिफ भाई से पूछेंगे, आरिफ भाई क्या मशीन का खेल नहीं हुआ है? अगर मशीन का खेल होता तो आपके जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उनको एक वोट तो मिलता। सब में पहला कैसा है कि हमारे कांग्रेस के हमारे जो है कंदारे जी, उन्होंने बताया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। ये 6 बजे के बाद यानी जो है वो 67 लाख वोट बढ़े, बिल्कुल। और उसके ऊपर मेरे यानी उसी दिन या दूसरे दिन पूरे कांग्रेस के लोग और सभी लोग, राहुल गांधी सब लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, फिर इलेक्शन कमीशन के पास गए। तो कैसा है कि और उन लोग ने ये इलेक्शन कमीशन से मांग किया कि भाई किधर तो भी ये जो वोट है उसकी हमको वीडियोग्राफी 6 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बताया जाए। बिल्कुल। वीडियोग्राफी को बताने के बाद भाई ठीक है कितने लोग थे, क्या लोग थे, तो हमको मालूम पड़े। मगर और वो सब वीडियोग्राफी करने का एक 45 डेज का टोटल इलेक्शन कमीशन का वो है। नहीं सर, नहीं है, ये नियम इन्होंने भी पारित किया है। मैं बता रहा हूँ उसी के ऊपर, सुनो, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 45 डेज का है। फिर बाद में उन लोग ने उस टाइम पे उस कानून का, इलेक्शन का कानून का उसमें बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद इसमें ये आया कि भाई ये हम लोग जो है 45 के ऊपर हम लोग दे नहीं सकते 45 डेज के अंदर, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है वो हम लोग किसी भी पार्टी को दे नहीं सकते। ये कानून में बदलाव किया गया और आज 45 डेज हो गई है।
और आज के तारीख में भी आज के पेपर में प्रकाश अंबेडकर जी भी कोर्ट में गए थे और उसके ऊपर वो जो कोर्ट के ऊपर गए थे तो इलेक्शन कमीशन ने उसके जो अपील थी उसको भी वो कैंसिल कर दिया। ये आज का स्टेटस है। तो जो भी है हम भी यही चाहते हैं कि आज जो भी होना चाहिए इलेक्शन वो पारदर्शिता होना चाहिए, हाँ फेयर होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन मार्क इधर भी नहीं होना चाहिए। अभी वो जनता ने क्या किया, हमारे लोगों को, हमारा एक उम्मीदवार है जो बोरीवली से खड़ा था, उसको वो वहां पे खुद रहता है और उस बूथ में उसका नाम है, उसको वहां से उसको खुद का वोट नहीं मिला। तो ये क्या मानते हैं? और दूसरी बात, हमारा वर्सोवा का एक संदेश देसाई है, उसको गए बार वो 5403 वोट मिले थे 5 साल पहले और आज भी 5403। वो कैसे? यानी ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो उसके ऊपर अभी ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने आज के पेपर में ही पढ़ा कि भाई हम लोग जो है समझो किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए उसके माँ बाप का कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह पूरा उसमें लगेगा, तब जाके वो सब रजिस्ट्रेशन उसका होगा और वो भी लिंक होगा। मगर ठीक है, भले देर से आए दुरुस्त आए, मगर मैं फिर कहूंगा इलेक्शन कमीशन और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो भी होगा वो ईवीएम को हटाते हुए बैलेट पेपर पे ये जो भी अभी नगर सेवक का इलेक्शन है वो होए तो ठीक है। बालन जी, आपसे अगला सवाल मेरा, इस नगर निगम के चुनाव में क्या आपको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी या अकेले लड़ेंगे? क्या आपके साथ एनसीपी होंगे, शिंदे साहब होंगे या अकेले आप लड़ेंगे? पहले तो मैं आरिफ भाई के विषय को क्लियर करता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया ये चुनाव आयोग तय करता है और आज जो चुनाव आयोग तो आपका पिट्ठू है। आज चुनाव आयोग ये पूरी व्यवस्था तय करता है और दूसरा उसमें आप भी वोटिंग करने जाते हो, मैं भी वोटिंग करने जाता हूँ। आप सबने देखा होगा, हम सबने देखा है कि हम जब पोलिंग करते हैं तो हमारा हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट वहां पर बैठता है, वो टिक करता है, उसके बाद चुनाव अधिकारी उसको सही लगाती है, लगाता है, फिर जाके हम वोटिंग करते हैं। फिर उसमें आवाज आती है, तब हमारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है। एकदम सही। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आपको दिखी होगी तो उस समय कांग्रेस का पोलिंग एजेंट, बाकी पोलिंग एजेंट को तभी ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। ये प्रक्रिया है। आज 1 साल के बाद आप बोलोगे प्रक्रिया गलत हुई, तो ये सरासर गलत है। 1 साल नहीं, उसके तुरंत बाद उन्होंने, और मैं आपके ही सवाल मैं उसको क्लियर करता हूँ कि ये प्रक्रिया जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, पेटी जब पैक होती है, चीफ पोलिंग एजेंट होता है, ये सब प्रक्रिया करने के टाइम पे किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और जब पूरे मुंबई भर में नहीं लिया, महाराष्ट्र भर में नहीं लिया, जब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जब चुनाव के रिजल्ट अपने विपरीत गए और लोगों ने भारी मतों से देवेंद्र जी को समर्थन देकर सरकार में लाई, तब इनको सब ये ख्याली पुलाव अभी नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सब लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। अपनी हार को छुपाने का कारण होता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीतने लगी है, हमने भी बहुत से हार से झेली है और हमने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए। बिल्कुल नहीं, हमने भी फेस किया है। मोदी जी का बयान मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि उन्होंने कहा था मशीन, ईवीएम मशीन हटाइए, जो मशीन से मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो पार्टी जीत रहे तो आप जो पार्टी हारती है तो ये आरोप लगाती है, स्वाभाविक है। किसी पे तो हार का पिटारा फोड़ना पड़ता है, तो वो फोड़ दिया। दूसरा विषय आपने जो बताया, महायुति का आपने जो विषय बताया कि बैसाखी, हमारी को भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी की किसी की जरूरत नहीं है। तो महायुति ऐसा है कि हमने चुनाव भी, आप में दम है तो नहीं, हम चुनाव भी महायुति के माध्यम से ही लड़े। हम चुनाव किया, आगे लोगों के पास महायुति को लेकर गए और लोगों ने जो विश्वास के साथ महायुति को विश्वास दिया है, उस विश्वास को लेकर सरकार को स्थापन की है देवेंद्र जी के नेतृत्व में। और मैं आपको आगे भी आश्वासन देता हूँ, मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की सभी जनता, जहाँ जहाँ नगर पालिका पंचायत की चुनाव होंगे, वहाँ सभी जगह हम महायुति करके लड़ेंगे। और जनता, मैं आपको निश्चित करता हूँ, आज भी जनता पूरे समर्थन के साथ आज महायुति के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में आप उसका चित्र जल्दी देखेंगे। वो तो हमने देखा है कि आपका इतिहास रहा है कि आपने हमेशा उद्धव साहब के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है और उसके बाद अब शिंदे और अजित पवार के साथ जो है यही काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप तनहा महाराष्ट्र में उतर ही नहीं सकते, इसलिए कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार बोलता है और उसी ठाकरे परिवार को आप चुप कराना चाहते हैं। अरे भाई, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप?
कहना ये चाह रहे थे, इन्होंने एक बोला इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि शाम में सब पार्टियों के पोलिंग एजेंट रहते हैं जी और वो पेटी बंद होने के टाइम पे वही उसी टाइम पे सिग्नेचर, सुनो कितने बजे वो पेटी बंद होती नहीं है? नहीं, वो कैसा है, उस टाइम पे सिग्नेचर होती है, हाँ। सब कुछ होता है। कैसा है कि उस दिन का रेशो हाँ सब में इलेक्शन कमीशन ने उनके वेबसाइट पे डाला कि महाराष्ट्र में ये सब ने देखा 48% सेम डे। हाँ सेम डे की हाँ। बात कर रहा हूँ। सेम डे की बात। फिर वो दूसरे दिन पहुंच गया 56 और करते करते आई थिंक वो 63 तक पहुंच गया। तो आज वेबसाइट पे तो जब तुम डाल रहे हो और अचानक ये बढ़ते कैसा गया, और ये मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, ये तो विधानसभा में हुआ ही हुआ, जी। इसी तरह से ये लोकसभा में भी इसी तरीके से हुआ, क्योंकि जैसे ही शाम होता है उनके वेबसाइट पे इतना परसेंटेज वोटिंग आ गया। यानी भाई ये हाँ। एक बात रह गई, आप जो इसको भी क्लियर कर लीजिए कि ये जो वोट बढ़े हैं ना, तब ये वोट बढ़े जब पोलिंग एजेंट सब छुट्टी पे चले गए थे वही। 6 बजे के बाद। वही तो मैं 6 बोल रहा बजे हूँ। के बाद जब सब छुट्टी पे चले गए, साइन करके चले गए, तब ईसी ये वोट बढ़ा रहे कि तब इलेक्शन में वोटिंग हुई है। तो मुझे बताओ 6 बजे के बाद कौन नोटिस करने के लिए बैठा होगा? और वही डेटा मांग रहे हैं खुद क्या बोलते राहुल गांधी और वंचित अघाड़ी के प्रकाश अगर आंबेडकर। चलो तभी पूछ रहे आपसे। एक ही मैं बोल रहा हूँ, अगर 67 लाख वोट, हाँ। अगर हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इलेक्शन के जो भी माहिर है, अगर 67 लाख वोट डालना है, अगर हर बूथ पे भी डालना पड़ेगा, तो एक वोटिंग डालने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट जाते हैं। बिल्कुल तो वो वोटिंग डालने के लिए कम से कम सुबह के 4 बज जाएंगे, बिल्कुल। रात ये भर लाइन लगी। रात भर लाइन लगेगी। तो ऐसा, दिखा दीजिए। तो वो सब चीज ना होते हुए इस तरीके से ये क्या हुआ? मैं इसको क्लियर करता हाँ, बोलिए, हूँ बोलिए। कि आपने जो वाक्य अभी वापरा है, जो आपने ये किया है कि जो कोई भी पोलिंग एजेंट जब तक अंतिम व्यक्ति उस जो पंडाल के अंदर आ जाता है, गेट के अंदर, तो उसके लिए भले रात के 12 बजे अच्छा, कितने जब बजे तक थे वो सर? जब तक वो वोटिंग इलेक्शन नहीं में करने, कितने बजे थे? 12 बजे थे, 1 बज गए? मैं क्लियर करता हूँ। 6 बजे के पहले जो व्यक्ति इस पंडाल के अंदर आ जाता है चुनाव के केंद्र के अंदर, तो उसके लिए भले कितनी बड़ी लंबी लाइन लगे, वो पूरा मतदान होने के बाद उसको लॉक करके फिर पोलिंग एजेंट को छोड़ा जाता है। पोलिंग एजेंट को कभी 6 बजे छोड़ा नहीं जाता है। अगर जिसने भी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है तो उसको प्रक्रिया पता है। मैंने चुनाव लड़ा है, मुझे पता है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी पोलिंग, जब तक मशीन बंद बिगर हुए, कोई भी पोलिंग एजेंट बाहर नहीं जा सकता है। संगारी जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ये कह रहे कि जब तक कोई नहीं आता, तो इतने सारे वोटिंग आए थे 67 लाख, इन तमाम लोगों को कितनी देर तक वहां पर पोलिंग एजेंट मैं बैठे? यही कहना चाहता हूँ, राहुल जी भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास में ऐसे वोटर की लिस्ट थी और खड़े थे, तो उसका फुटेज दिखा दो ना। फिर आप पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। नाम दिखा दे। मेरी बात पूरी रहने दो। उनके पास में कोई ऐसा फुटेज नहीं है, और जो इलेक्शन आयुक्त है वो डर गया और उसने 45 दिन में हमने ये सब डिसॉल्व करना है बोल के वो सारे डिलीट भी करने जा रहे हैं। अगर वो हमारे संविधान के हिसाब से चले तो उसको कम से कम 5 साल वो सारे पेपर रखने चाहिए। हमारा फुटेज भी उसमें 5 साल रखना चाहिए। 45 दिन ऐसा, ये तो बीजेपी की एक चाल है कि इसमें फंस रहे कि उनके पास में ऐसा कोई भी फुटेज नहीं है कि रात के 4 बजे तक, सुबह 6 बजे तक उसका वोटिंग हुआ है। 6 बजे के बाद में सभी बूथों पे 6:30-7 बजे तक वोटिंग बूथ पर बंद। अगर एक वोट को सर 3 मिनट भी लगता है तो इतने वोट डालने के लिए कम से कम पूरी रात लगती है हर बूथ पे। ऐसा है कि राहुल गांधी जी को बिहार के चुनाव की हार अभी से सता रही है और इसके लिए सब प्रक्रिया की सब वो स्टेटमेंट आ रहे हैं। राहुल जी, हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले बिहार में हम जीतने जाएंगे। आप हंसे हो, आपको जीते या हारे, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन जनता जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है कि बीजेपी जो है वो जनता के तहत नहीं, मशीन के बदौलत जीतते आ रही है। अरे भाई, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने ठान लिया है कि वो महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का अस्तित्व खत्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर मराठी अस्मिता चले, वो हिंदुत्व को सामने लाना चाहते हैं। अभी आप देखिए, कितना बड़ा भी गुनहगार हो, चाहे वो डी कंपनी का ही क्यों ना हो, डी कंपनी से उसको कितनी भी अच्छी से उसकी दोस्ती रही हो, लेकिन बीजेपी से मिलने के बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा, हिंदुत्व के बारे में उसकी बात होगी। अस्मिता गई, लेकिन अब जो है वो हिंदुत्व का कार्ड उनके लिए रहेगा। तो ऐसे में वो खत्म करना चाहते हैं शिवसेना को और खत्म करना चाहते हैं मनसे को, इनकी नहीं चल गए। तो कब, क्या लगता है आपको कि दोनों भाई एक हो पाएंगे? क्या दोनों भाई एक साथ नगर निगम का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, सब में पहला इसके ऊपर तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि राज साहब और उद्धव साहब ही
दोनों भाई भाई है, वो फैसला करेंगे। मैं पार्टी का अभी मैं एक पार्टी को मैं साइड में रखते हुए मैं एक साधारण आदमी जी करके मैं अभी इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जी आज महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो कोई भी समाज का हो, वो यही चाह रही है कि महाराष्ट्र के लिए और मराठी अस्मिता के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर ये दोनों भाई एक हो जाएंगे तो पब्लिक जो है आने वाली है महानगर पालिका में, चाहे वो मुंबई में रहने तो, थाना में रहने तो, या पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन रहने तो, लोग उनको भर भर के वोट देंगे। मैं आपको आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हाँ, आपका भी फायदा हो जाएगा ना, कम से कम एक सीट तो आ जाएगी पार्षद की। हूं। देखिए कैसा है पार्षद की, वो तो देखो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ। क्या समझे, आने वाला वक्त बताएगा। आज मैं कुछ भी बोलूं वो मतलब नहीं है। और ये मैं पार्टी की मैं मेरा पर्सनल व्यू मैंने दिया। जी। अब वो पार्टी आगे क्या होगा, दोनों भाई एक होंगे नहीं होंगे, अकेले लड़ेंगे, और रहा पार्षद आएंगे नहीं आएंगे, वो तो जनता है। और आज हम लोग ने इतने साल, 18 साल, आज 19 साल हो गए, आज हम लोग ने कोई भी राजकारण नहीं किया, सिर्फ हम लोग ने समाजकारण किया है, लोगों के लिए काम किया है। और आप भी हमारे साथ बहुत जगह वीडियो जो भी है काम करने के टाइम पे आप भी आए, हम लोग ने देखा है कि पब्लिक के लिए आज मेरे पे भी बहुत से केसेस है, मगर आज मेरे पर्सनल कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मराठी और महाराष्ट्र की जनता के लिए हम लोग ने जो भी केसेस लिए और अभी भी लिए और आगे भी लेंगे। तीनों से आखिरी सवाल, तीनों से सिर्फ एक एक सवाल होगा और शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अगला सवाल दीपक जी आपसे है कि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो धारावी के लिए ली गई है और यही सत्ता अब आगे बढ़कर ये चाहते हैं कि इनका महापौर हो, ताकि जितनी भी मुंबई की खाली जमीन हो उस पर ये कब्जा कर लें, अपने मित्रों को दे दें, खास करके अडानी को दे, जैसे कि दिया जा रहा है। और अडानी जो है बड़े चालाकी से तमाम धारावी करों को अपात्र कर कर पूरी जमीन अपने नाम कर ले। इस तरह का आपका आरोप है, क्या प्रूफ है, क्या आपके पास इसका डिटेल है जिसको लेकर कांग्रेस धारावी में खास करके आरोप लगा रही है? महाराष्ट्र को अगर जीता गया है अदानी के पैसे से तो बंबई के, और बंबई के खास एक एरिया जो धारावी, वो उसको चाहिए। आने वाले डीआरपी के नाम से उन्होंने सबसे पहले एक टेंडर दूसरों को पास हुआ था, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, स्काईलाइन फिर ये अदानी को दे दिया गया। अदानी को देने के बाद में आपको अभी पिछले 4-5 दिनों की मैं कहानी बताता हूँ, आगे पीछे तो जाने नहीं, बहुत सारी बातें होती रहेगी, लेकिन पिछले 5 दिनों की पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है, जहाँ पे झोपड़पट्टी है, वो शताब्दी नगर की झोपड़पट्टी तैयार पड़ी है, एकदम ऐसे हाल है उसके कि वहाँ चूहा भी नहीं रह सकता, इतना बदबू आती है। वहां पे लोग रह रहे, अदानी वो घर बिल्डिंग डोर खोल के नहीं दे रहा है। 800 करोड़ रुपया उसको देना, 1400 करोड़ नहीं 800 करोड़ देना है, लेकिन वो 800 करोड़ रुपया वो इसके लिए दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं 800 करोड़ दे दूंगा लेकिन मुझे इसके बदले में 4 एफएसआई, उसे 4 एफएसआई चाहिए, वो दे दो तो मैं ये दे दूं, यानी वो सब जगह में पैसे देख रहा। अच्छा, ये हो गई बातें। अभी कल की बात है, मेघवाड़ी में 150 घर है जिसका सर्वे हुआ था, वैसे तो वहाँ 4000 घर है, लेकिन 150 घर का सर्वे में सिर्फ 70 घर पात्र हुए, 80 घरों पात्र किए, 21% को उन्होंने पात्र किया, बाकी 80% को उन्होंने अपात्र कर दिया। और उसके बाद में वो जो रहने वाले लोग हैं 1978 से, कोई तो उसको वहां पे रहने वाले 150 साल से रहने वाले, 100 साल से रहने वाले, उनको भी उन्होंने अपात्र कर दिया है। ये अदानी के एक चाल है। और उन्होंने क्या किया है, अदानी ने बहुत बड़ा माइंड लेके आए हुए, शायद वो बुद्धिजीवी लोग जो रहते हैं, जो ऊपर से आते हैं, उनका ये प्लान है। उन्होंने माले का सर्वे किया है, अंधभक्त कहते हैं, हाँ, जिसे अंधभक्त कहते हैं, वो सर्वे ऊपर का माले का किया है, और भाई ने ऊपर का माला आपका पात्र किया, नीचे का घर अपात्र। यानी आपको गौंडी भेजने के लिए जो कंडम्पिंग ग्राउंड है उसके लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन दादा वो 550 एकड़ जमीन के बदले में 1200 एकड़ जमीन पहले मुंबई की लाट चुका है। 1200 एकड़ जमीन मोदी जी ने 1400 करोड़ का उनका लोन माफ कर दिया है। नहीं, ये सब जनता का पैसा तो जा रहा है। अभी 1400 करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। तो ये क्या है, हम ये लोकशाही में तो नहीं जी रहे ना। लोकशाही एक आदमी को अमीर बना, एक आदमी को अमीर बनाने के लिए पूरी जनता को बर्बाद कर रही है। आज धारावी का पूरा सत्यानाश हो रहा है, जो मास्टर प्लान मंजूर हुआ है। मधुसूदन जी, अगला सवाल आपसे
क्योंकि देर काफी हो रही है। आपके सामने बड़ा टेंशन है, सबसे बड़ा टेंशन तो आपके पास उद्धव साहब और राज साहब है। उसके साथ साथ आपके लिए दो और बड़े टेंशन है जो आपने अपने साथ में रखा है, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप कैसे सीट बंटवारा करोगे, आप कैसे इनको सीट दोगे, क्योंकि वो भी अपने लिए लड़ेंगे, वो भी चाहते मुंबई में आए, आप भी चाहते मुंबई की पूरी पूरी राजनीति हमारे हाथों हो। कैसे लड़ेंगे, किस तरह से लड़ेंगे? किसी को नाराज करेंगे, किसी को भगाएंगे, या कुछ और करके राज ठाकरे को भी अपने साथ लेकर कैसे आप लड़ने वाले हैं? पहले तो आपके पहले के विषय को मैं क्लियर करता हूँ कि धारावी का एक भी व्यक्ति जी अपात्र नहीं होगा। अच्छा। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ठीक है, सरकार ये की तरफ से 80% में जो अपात्र सुनिए, हुए हैं, वो धारावी का नहीं है क्या सर? मुझे पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि धारावी में एक भी व्यक्ति ये अपात्र नहीं होगा सरकार की तरफ से। अच्छा। देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट इस विधान भवन में इसको स्पष्ट किया है। दूसरा विषय मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोई रेंटल विषय पे रुक जाइए ना, पहले विषय पे काउंटर सवाल ले लीजिए। रेंटल ये तो जुमले हैं, जिस तरह से 15 लाख के जुमले दिए, आप भी जुमले देते चले आ रहे हैं। मैं क्लियर करता हूँ, नहीं होगा, मैं क्लियर करता हूँ, पात्र हो गए। मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर वो 70 के लिए 4 घंटा वहाँ बैठी रही। मैं क्लियर करता हूँ, उन्होंने श्रीनिवासन में टाइम नहीं दिया। मैं क्लियर करता हूँ कि 2014 में सरकार हमारी आई है। इसके पहले 15-20 साल कांग्रेस की सरकार थी, वर्षा ताही मिनिस्टर थी, उनके पिताजी ही मिनिस्टर थे। तभी 40 साल उन्होंने धारावी का विकास किया नहीं। आज देवेंद्र जी और भाजपा की महायुति की सरकार विकास करना चाहती है, तो उसको रोंगे कैसे अटकाना? सर यहाँ उसको कैसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपको जवाब दो। मुझे धारावी 100 करोड़ जो है उन्हीं के विकास से दे रही है, और उन्होंने धारावी करोड़ का विकास किया है। आप धारावी करोड़ का नहीं, अपने मित्र का विकास कर रहे हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा है कि जो विषय जो सरकार को लोगों ने कांग्रेस को चांस दिया था विकास करने के लिए, तब तो उन्होंने किया नहीं। कहाँ सर, आज धारावी में लोग पाठ लेकर बाहर जाते थे, आज सैकड़ों संडास शौचालय बन चुका है। धारावी में लोगों के पास दल में पानी नहीं था पीने के लिए। उसको क्लियर करता हूँ, लेबर कैंप जाते थे पानी लेने, ऐसा है जाता था कंधे पर रखकर। लेकिन आज देखिए, आज धारावी की जो स्थिति जो कांग्रेस ने करके रखी, कांग्रेस ने जो 40 साल में धारावी का जो बेहाल करके रखा है, और उसको विकास करने का प्रयास देवेंद्र जी की सरकार कर रही है। ऐसे बहुत से अड़चने आएगी पात्र अपात्र का विषय पर। मैं आपको ठाम यहाँ से आपके टीवी चैनल के माध्यम से धारावी की जनता को आह्वान करता हूँ कि धारावी का एक भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा, और जो कोई रेंटल बेसिस पे रह रहे हैं उसको रेंटल पे ही धारावी में रहने की व्यवस्था हम करेंगे। इसके लिए धारावी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, कोई भी अफवाह पे आप जाए नहीं, कोई भी जिसमें देखे नहीं, जो भी होगा सरकार आपके साथ खड़ी है। इस बात पर मैं भी आपका समर्थन करता हूँ कि धारावी करो को धारावी में रेंटल कर दिया जाए, धारावी से बाहर निश्चित दिया जाएगा। अभी जो मास्टर प्लान बना है, उस मास्टर प्लान के पेज नंबर 26 पर जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। साफ साफ आपके मित्र अडानी ने लिखा है कि जो लोग अपात्र होंगे उनको कुर्ला भेजा जाएगा, उनको मुलुंड भेजा जाएगा, उनको सॉल्ट पेंट भेजा जाएगा, उनको भिवंडी भेजा जाएगा। तो ये क्या है? ये आपकी जुबान है या जुमला? मैं बता दूं। ऐसा है कि धारावी का सर्वे ये 4था सर्वे चालू है। इसके पहले भी बहुत से कंपनियों ने सर्वे किया है, और अभी अडानी ने, जो अडानी जी की कोई एजेंसी होगी, उन्होंने सर्वे किया है, उसको सरकार ने मान्य नहीं किया है। प्राइवेट है वो। सुनिए, सरकार ने अभी तक उसको मान्य नहीं किया है। और जो कुछ प्लान तैयार होगा, मास्टर प्लान सबमिट हुआ है, सरकार को सबमिट हुआ है, सरकार उसके ऊपर विश्लेषण करेगी, उसके कमेटी बैठेगी। नहीं, मास्टर प्लान को अप्रूवल नहीं दिया, मास्टर प्लान सबमिशन हुआ है। यही तो दिशाभूल कांग्रेस कर रही है। अच्छा, हमारा यही तो आरोप है कि कांग्रेस दिशाभूल धारावी की जनता के करके धारावी का विकास करना नहीं चाहते। कि धारावी में आज भी एक अच्छे स्कूल नहीं है, धारावी में अच्छे कॉलेज नहीं है, धारावी में मैदान नहीं है, धारावी में बुजुर्गों को टहलने के लिए जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं। कांग्रेस ने धारावी की जनता को दिया गया। मेरा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से मैदान और आवाज ये मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूँ धारावी की जनता को कि कांग्रेस को जब लोगों ने चांस दिया था तब उन्होंने किया नहीं। आज कोई अच्छी सरकार करना चाहती है, उसको कांग्रेस करने दे नहीं रही। स्कूल और एजुकेशन का ढोंग बड़ा अच्छा रच लेते हैं आप, बीजेपी बहुत अच्छे से रचती है।
पूरे बीएमसी के स्कूल बंद कर देना और प्राइवेट से माल कमा लेना और जो गरीब बच्चे हैं, आपको ये आप कह सकते हैं। और धारावी के अंदर बीएमसी स्कूल जो 90 फीट रोड पर है पुलिस स्टेशन के पीछे, उस स्कूल में कॉलेज का पूरा अप्रूवल पास हुआ है, लेकिन आज तक आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया है। आज तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, बस पैसा पेपर पे लिखकर पास हो गया है और वो शायद आप लोगों को आपको शायद जानकारी कम है। बीएमसी स्कूल को हमने सीबीएसई किया है। आज काला किला के स्कूल को हमने सीबीएसई बोर्ड करके दिया है हमने। आज काला किला के बीएमसी स्कूल को हमने सीबीएसई बोर्ड किया है। महानगर पालिका के सभी स्कूलों को सीबीएसई के अंतर्गत लाकर उसको अच्छा हम अपन पढ़ाई का बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे महानगर पालिका पे कभी आप जाकर, अरे सर जी पहले मेरी बात जाकर तो देखिए क्या हाल है वहाँ का। कॉर्पोरेशन टीचर नहीं होती है तो कभी कॉर्पोरेशन 25 साल तो बैग नहीं होते सर। कहाँ में मोरी रोड में एक स्कूल है प्राइमरी, इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, उसको बंद कर रहे हैं। मोरी रोड पूरा बंद हो गया सर। पूरा पहले लगा था, महीने में जिसको सी बंद लगा रहे, इसलिए ही धारावी के 1500 बच्चे को अनाथ कर दिया गया। इसलिए ही इसलिए मुंबई की जनता को आह्वान कर रहे हैं कि अगला महापौर भाजपा का बिठाइए, क्योंकि 25 साल उद्धव ठाकरे के लोगों ने सरकार चलाई महानगर पालिका में और इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था खराब करके रखी है। और आने वाले दिनों में जब भाजपा का महापौर बैठेगा तो निश्चित ही धारावी का विकास होगा। जी झूठ है आपका ये। 25 साल सिर्फ उद्धव साहब नहीं, उसमें आप भी थे, आप भी शामिल थे। आपकी और उद्धव सरकार की मिलीजुली सरकार थी 25 साल, और इसी 25 साल में आप उनके कंधे पर तमाम काम एक्सेप्ट करते हैं। तब आप कुछ नहीं किया, आप क्या कर लेंगे? आप उसको एक्सेप्ट लोग कह रहे कि आप लूट लेंगे। सुनिए ना, आपका मित्र आ गया ना, हम उसका सारा लुटवा ही रहे। हम तो स्कूल बंद हुआ है। मुंबई नहीं होगी, अब ये अडानी नगरी होगी। अरे भाई अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से पूरी मुंबई पूरे महाराष्ट्र में आप देखें कि तोड़फोड़ चल रहा है, इस पार्टी से लेकर उस पार्टी में, उस पार्टी से लेकर खींचने की, कि पूरे महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है ना, अब परिवारवाद हो रही है। अभी तक ये आरोप लगाते थे परिवारवाद, हर जगह परिवार चल रहा है। उद्धव साहब देख ले, वो आदित्य के लिए लड़ रहे हैं। राज ठाकरे साहब को देख लीजिए, वो अपने बेटे अमित साहब के लिए लड़ रहे हैं। शिंदे सर को देख लीजिए, वो अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। शरद पवार जी को देख लीजिए, अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। सारी लड़ाई अब सिमट का परिवारवाद हो चुकी है। हर जगह परिवार चल रहा है, हर जगह। अब इसमें जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ भाजपा को छोड़कर। भाजपा में भी इतने ऐसे जितने की बाकी में नहीं होंगे। ये भाजपा में जितने परिवारवाद है, सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। जितने भी चुगले बहुत बोलती है भाजपा भी परिवार है, भाजपा भी परिवार है। परिवार है और परिवारवाद वही कर रही है। अब वॉशिंग मशीन है जो भी। तो खैर हमारा सवाल आपसे था कि जिस तरह से आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में तोड़फोड़ चल रहा है, इसी तरह से आपको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है, मनसे को लग रहा है कि वो उद्धव साहब के पास जाने में ज्यादा फायदा है कि बीजेपी की तरफ जाने में ज्यादा फायदा है? क्योंकि मुलाकात दोनों से हो रही है। देवेंद्र फडणवीस की बात सुनी जा रही है और उद्धव साहब की बात सुनी जा रही है। जाएगी कहां और किस तरह से लड़ेगी? क्या कितनी सीटें वो महाराष्ट्र और मुंबई में होंगी और कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जो काम करने वाले होंगे? सब में पहला राज साहब जो है, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएंगे या उद्धव साहब के साथ में जाएंगे, हमारी पार्टी तो राज साहब फैसला करते हैं। जबकि मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसका फैसला करना वो मेरे बस में नहीं है। वो हमारे जो हमारे तो होगा। मैं देखो इसके बारे में मैं कोई भी अनुमान नहीं दे सकता। राजकारण में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप भी समझते कि कुछ ना कुछ खेल बीजेपी खेल देगी? अभी देखिए कैसा है कि आज तक शिवसेना, एक मैं बोल रहा हूँ कि कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस के साथ में महा विकास आघाड़ी में बैठेगी। तो किसी ने नहीं सोचा था ना कि जो राज ठाकरे साहब अपने मंच से खड़े होकर मोदी को बुरा भला करे थे, मोदी को पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते, वो राज ठाकरे मोदी के साथ हो जाएंगे। देखिए कैसा बिना है, शर्त उनका साथ देंगे। नहीं, बिना शर्त नहीं है। आप शायद वो वीडियो आपके पास होगा, शिवाजी पार्क में आखिरी रैली थी, मोदी जी वहां पे खुद आए थे, राज साहब उधर थे और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए 5 उन्होंने वो भाई ये चीज आप करोगे और तो मैं उस टाइम पे मैं आपको समर्थन दूंगा। और वो नरेंद्र मोदी जी के सामने वो सब जो भाषा, क्योंकि सेकंड लास्ट भाषण जो है राज साहब का हुआ और एंड में मोदी जी का भाषण हुआ, उसमें ये मराठी भाषा को
जो है दर्जा दिया जाए तो उन्होंने वो दर्जा का भी दिया, किया और वो भी दिया। ऐसा नहीं है कि अभिजात आश्रम। हाँ अभिजात जो मराठी को दहशत है अपने को समझे कि नहीं, तो ये भी है। तो जिधर देखो राज साहब है वो कभी भी किसी का फेवर नहीं करते, जो सही लगता है उसके बारे में बोलते हैं। आज से 2000 मेरे ख्याल से अभी इससे पहले का इलेक्शन था, राहुल यानी कांग्रेस को भी हम लोग ने वो समर्थन दिया था, मैं उनके लिए भी हम बाकायदा हम लोग ने काम किया था, ऐसा नहीं है। मगर वक्त के हिसाब से जैसा भी है जो सही रहेगा राज साहब उधर बोलते हैं। मोदी जी का भी उन्होंने विरोध किया था। जहाँ फायदा दिखेगा वहां चले जाएंगे। देखो आज तक मैं बोलता हूँ, आज तक अगर फायदा लेना रहता तो चाहे हम लोग महायुति में रहते चाहे महा विकास आघाड़ी में रहते, तो आज तक हम लोग ने ना महायुति में गए ना महा विकास आघाड़ी में गए। आज हम लोग हमारे दम पे 2006 से लेके ये 2000 समझो ये लास्ट विधानसभा का इलेक्शन है, हमने हमारे दम पे लड़ा है, लोगों के दम पे लड़ा है और लोगों का काम किया करके आज भी लोगों ने हमारे को भर भर के वोट दिया है। चिढ़ है क्या माहिम के कि अमित साहब जहाँ पे खड़े थे वहां पे उद्धव साहब ने अपने कैंडिडेट को खड़े किया, वो चिढ़ है क्या दिल में? देखिए मैं एक बार फिर मैं बोलता हूँ, आज जो है बीजेपी एकनाथ शिंदे अजीत पवार वो जो है वो एक मिलके लड़ रहे हैं, 3 जन मिलके लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो अस्मिता एकदम अलग है सर। सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आप उनकी आन बान शान लगी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है ये भी पता चलेगा नगर पर। इसमें अगर उनके पास ज्यादा सीट आती है तो ऐसा लगेगा मराठी मानुस उनको वोट दे रहे हैं, और उद्धव साहब की तरफ आते तो ये लगेगा कि मेरा बात ये है, मेरा सुनो मिल के वो आपने हमारे वोटिंग की बात की थे करके मैं उसके ऊपर जाना चाहता हूँ। वो 3 मिल के लड़े यहाँ पे, कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी और उद्धव ठाकरे ये मिल के लड़े, और आज हम लोग अकेला लड़ रहे। सीधी बात है 3 ये पक्ष 3 ये पक्ष और हम लोग जो है अकेला लड़ रहे हैं, तो सीधी बात है तीनों की 3 के लोगों की वोटिंग परसेंटेज वो है, तो सीधी बात है आज हमारा अकेला लड़ना खोने खाने का काम नहीं है। फिर भी जनता ने हमारे को अच्छे भारी तादाद में वोट दिया है। आज हमारे शिवड़ी के हमारे एमएलए पहले के एमएलए बाला नांदगांवकर आज 7100 वोट से आ रहे हैं, तो किधर तो भी यानी वो कम वोटों से आ रहे हैं और लोगों ने हमको अच्छे से, मैं अभी वो मशीन का खेल है, वो राज साहब ने भी वो भाषण में बोला है, सभी ने आवाज उठाई है। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में, मुझे तो पूरी महाराष्ट्र की जनता पे मुंबई की जनता पे भरोसा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र निर्माण सेना सम्मान्य राज साहब को काम हमने जो भी हॉस्पिटल से लेके इलेक्ट्रिक का बोलो बिल कम करना, हॉस्पिटल का और टोल का जो भी है काम किया है उसके ऊपर हम लोग जनता के सामने जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से कि हमारे आने वाले दिनों में महानगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा हमारे नगर सेवक जीत के आएंगे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, हमने देखा तो है कि नवनिर्माण सेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या उद्धव साहब हो या एनसीपी हो या शिंदे साहब हो, काम सबने किया है अपने अपने तरीके से। वो कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन बैलेट बॉक्स पर या मतदान पर केंद्र पर दिखाई देता है कि कौन किसे कितना वोट मिल रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह से मशीन का खेल खेला जा रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई देख रहा है कि ईसी के साथ किस तरह से खेल किया जाता है, किस तरह से नियमों को बदल दिया जाता है, किस तरह से ईसी का चयन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी बीजेपी सरकार वो नियम लाकर उनको हटा देती है। अब मन के मालिक है, वो जिसे चाहे ईसी कर ले, जिसे चाहे वो ना करें, वो उनके पास है, क्योंकि गेम वहीं से खेलना है, वोट वहीं से बढ़त करनी है। इस दिन वोटिंग के दिन नहीं, अगले दिन तो वो वोट बढ़ जाएगा और इसी तरह से सत्ता उनको मिल जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में किसे मत मिलता है, किसे नहीं मिलता है, किसके वो कैंडिडेट बढ़ते हैं आगे और किसके नहीं बढ़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ पूरी मुंबई को ये इंतजार है कि मुंबई का महापौर बनेगा कौन, क्योंकि अगर महापौर सही आदमी के हाथ गई तो मुंबई का वारन यहाँ हो जाएंगे, और अगर किसी गलत पार्टी के हाथ चली गई तो मुंबई बिक जाएगी। आज तक इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ चैनल।